नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम अपना पाठ हुदहुद अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। आज के इस वीडियो में इसी पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। हमारे पाठ में हमने हुदहुद पक्षी के बारे में अनेक जानकारियां प्राप्त की और इसके बारे में एक कहानी भी जुड़ी हुई है कि किस प्रकार हुदहुद पक्षी को कलगी मिली। इसके बारे में भी हमने पढ़ा। इससे संबंधित आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है तुम्हारी समझ से। क भाग में आपसे पूछा गया है, हुदहुद को कहीं हजामिन चिड़िया और कहीं पदुबया के नाम से पुकारते हैं, क्यों? आपने पाठ में पढ़ा कि किसी किसी स्थान पर हुदहुद पक्षी को हम हजामिन चिड़िया भी कहते हैं और कहीं कहीं पर इसको पदुबया भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, इसी के बारे में आपको बताना है। हुदहुद को हजामिन चिड़िया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी चोंच नाखून काटने वाली नहरनी यानी नेल कटर से बहुत मिलती है। पदुबया के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये दूब यानी घास में से कीड़ा ढूंढने का काम करता है। इसी तरीके से इसको दो नाम दे दिए गए हैं, हजामिन चिड़िया यानी कि ये नाखून काटने वाली नहरनी की तरह काम करता है और साथ में इसको पदुबया भी कहते हैं यानी कि ये दूब यानी घास में से कीड़ा ढूंढने का काम करता है और अंग्रेजी भाषा में इसे हुप्पू भी कहते हैं। इस तरीके से हुदहुद के अनेक नाम हैं। आइए ख भाग में देखते हैं क्या पूछा गया है। हुदहुद की चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है। इस बात को ध्यान में रखकर बताओ कि वे कैसा भोजन खाते होंगे। चोंच से वे क्या क्या काम कर ले सकते होंगे। आपने देखा हुदहुद पक्षी की चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है, इसीलिए छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाते होंगे ताकि उनको आसानी से अपनी चोंच से पकड़कर खा सके। और वह अपनी चोंच का इस्तेमाल घास में से कीड़े मकोड़े निकालने, घोंसला बनाने व लड़ाई करने में भी काम करता होगा। मान लीजिए किसी दूसरे पक्षी से अगर लड़ाई हो जाती है तो वो अपनी तीखी चोंच की सहायता से दूसरों से लड़ाई भी कर सकते हैं ताकि वे अपनी सुरक्षा कर सकें। आइए आगे देखते हैं। मैंने जाना। पाठ में से ऐसे शब्दों की सूची बनाओ जो पक्षियों के लिए इस्तेमाल होते हैं और आपके पास यहाँ पर एक सारणी दी गई है, एक टेबल दी गई है और इसमें क्या क्या आपने करना है। जानती थी यानी पहले से आप क्या जानते थे, पढ़कर मालूम हुआ और पाठ पढ़ने के बाद आपको क्या मालूम हुआ। जानना चाहती हूँ और क्या नई बात आप जानना चाहते हैं। कैसे, कहाँ से पता लगाऊंगी। जो नई बात आप जानना चाहते हैं उसका पता आप कहाँ से लगाएंगे। ये पूरी की पूरी तालिका आपने पूरी करनी है। पाठ पढ़ने के बाद अपनी कॉपी में एक तालिका तैयार करो और उस तालिका में मालूम की गई जानकारी को लिखो। प्यारे बच्चों, आप इस तालिका को इस तरह से पूरा कर सकते हैं। आप जानते थे, मान लीजिए आपको गिद्ध पक्षी के बारे में पता था, लेकिन पाठ पढ़ने के बाद आपको मालूम हुआ कि हुदहुद एक पक्षी होता है। जानना चाहते हैं आप किन किन पक्षियों की कलगी होती है। हमने देखा हुदहुद की कलगी होती है, सिर के ऊपर उसके पंख होते हैं। और कैसे और कहाँ से पता लगाएंगे। अध्यापिका से पूछकर पता लगा सकते हैं, अपने घर के सदस्यों से पूछकर पता लगा सकते हैं। दूसरा जो हमारा कॉलम है उसमें क्या लिखा है, पंख, यानी आप जानते थे पक्षियों के पंख होते हैं, लेकिन पाठ को पढ़ने के बाद आपको पता चला कि उनके सिर के ऊपर कलगी भी होती है। और आप क्या जानना चाहते हैं कि किस पक्षी की दुम कैसी होती है। दुम यानी कि पूंछ। हो सकता है आपके दिमाग में सवाल हो कि पक्षियों की जो पूंछ होती है वो कैसी कैसी होती है और कहाँ से आप पता लगा सकते हैं। पुस्तकालय से, उनके विषय में किताबों के द्वारा पता लगा सकते हैं या किसी बड़े सदस्य से उनके बारे में पूछ सकते हैं। आप जानते थे कि पक्षियों की चोंच होती है और पढ़कर आपको मालूम हुआ कि पक्षियों की चोटी भी होती है कलगी के रूप में। और आप जानना चाहते हैं कि उनका रंग और आकार कैसा होता है और किसके बारे में आप कैसे पता लगा सकते हैं। पक्षी संग्रहालय से। पक्षियों के संग्रहालय में पक्षियों के बारे में अनेक विशेष जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इनके अलावा भी अगर आप पहले से पक्षियों के बारे में कुछ बात जानते थे तो उसको भी इस तालिका में आप लिख सकते हैं। और आप इस पाठ को पढ़ने के बाद क्या समझे उसको भी आप लिख सकते हैं और क्या जानना चाहते हैं और किससे आप पता लगाएंगे उसके बारे में, तो आप अपने हिसाब से भी अपनी तालिका बना सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। पहचाने कैसे। क भाग में आपसे पूछा गया है, अगर तुम्हें हुदहुद को पहचानने में किसी की मदद करनी है तो तुम उसे कौन सी बातें बताओगे। 4-5 वाक्यों में लिखो।
मान लीजिए आपका कोई छोटा भाई है, छोटी बहन है और उसको आप बताना चाहते हैं हुदहुद पक्षी को कैसे पहचानेंगे, तो इसके लिए आप उनको उनकी कुछ विशेषताएं बता सकते हैं कि वो कैसा दिखाई देता है, क्या क्या काम करता है। आप हुदहुद की पहचान करने के लिए ये सारी बातें बता सकते हैं। हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। पंख काले होते हैं, उस पर सफ़ेद धारियां होती हैं। हुदहुद की गर्दन और कलगी बादामी रंग की होती है, मगर कलगी के सिरे में काली सफ़ेद धारियां बनी होती हैं। दुम का भीतरी हिस्सा सफ़ेद व बाहरी हिस्सा काला होता है। इसकी चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है। इस प्रकार से आप हुदहुद पक्षी के बारे में कुछ वाक्य बता सकते हैं, ताकि जिस व्यक्ति को आप बता रहे हैं वो ये सारी विशेषताएं पहचान कर किसी पक्षी को देखे और अगर वो हुदहुद है तो उसको पहचान सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप इन सभी विशेषताओं को इस हुदहुद पक्षी के चित्र में भी देख सकते हैं। इसका सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला है, पंख काले रंग के हैं और किस प्रकार से काली और सफ़ेद धारियां बनी हुई हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब कौवे या कबूतर को पहचानने के लिए 4-5 बिंदु लिखो। इसी प्रकार से आपको कौवे की पहचान करने के लिए या कबूतर की पहचान करने के लिए 4-5 बिंदु बताने हैं। ये लिखने के लिए तुम्हें इन पक्षियों को कुछ समय तक बहुत गौर से देखना होगा। प्यारे बच्चों, आप अपने आसपास कौवे को ध्यान से देखिए, किसी कबूतर को ध्यान से देखिए और पहचान कीजिए कि कौन कौन सी बातें उनके अंदर आपने देखी हैं। जिस प्रकार से आपने हुदहुद पक्षी के बारे में लिखा है, वैसे ही आपने किसके बारे में लिखना है, कौवे के बारे में और कबूतर के बारे में। आप अपना उत्तर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। कौवे के बारे में, कौवे का रंग काला होता है, आप अच्छे से जानते हैं, आपने कौवे को देखा भी होगा। आकार बड़ा होता है, काँव काँव करके बोलता है, चोंच काली होती है और लंबी होती है। ये सारी बातें अगर आप किसी को बताएंगे तो हो सकता है आपकी बातों को सुनकर वो किसी पक्षी को जो कि कौवा है उसकी पहचान कर ले। आप ये सारी बातें किसी छोटे बच्चे को भी बता सकते हैं। कबूतर के बारे में, राख के रंग यानी ग्रे रंग का होता है, उसमें गहरी ग्रे धारियां होती हैं, छोटा व गोल मटोल होता है, उसकी चोंच छोटी और छोटा सा मुंह होता है, वह गुटरगू करके बोलता है तथा कबूतर की अनेक प्रजातियां भी होती हैं। कई कबूतर सफ़ेद होते हैं, कई ग्रे रंग के होते हैं। इसी तरीके से आप किसी व्यक्ति को इन दोनों के बारे में बता सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपके दिमाग में कोई नई बात है कौवे के बारे में, कबूतर के बारे में, तो उसको भी आप अपने प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं, क्योंकि आपने कौवे को ध्यान से देखा है, साथ में कबूतर को भी देखा होगा। तो देखने के बाद आप अपना उत्तर खुद से बनाकर भी लिख सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है तरह तरह के नाम। तरह तरह यानी अलग अलग प्रकार के नाम। तुम्हारे आसपास कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं, उनके नामों की सूची बनाओ। तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के घर की भाषा में इन्हें क्या कहते हैं। जिन पक्षियों के नाम तुम्हें पता नहीं है उनके नाम तुम्हें पता करने होंगे। प्यारे बच्चों, आप अपने आसपास अनेक प्रकार के पक्षियों को देखते हैं। कुछ पक्षियों को तो आप अच्छे से जानते हैं, उनका नाम भी आप जानते हैं, लेकिन कुछ पक्षी आपने जरूर ऐसे देखे होंगे जो देखे तो हैं लेकिन उनके बारे में आप ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो उनके बारे में आप ज़्यादा जानकारी पता कर सकते हैं। आपने अपने आसपास कौवा, कबूतर, तोता, बगुला, कोयल, मैना, चिड़िया, मोर, अनेक प्रकार के पक्षी देखे होंगे। उन्हीं के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। आगे है बातचीत। तुमने हुदहुद से जुड़ी एक कहानी पढ़ी है, उस कहानी को बातचीत के रूप में लिखो। नीचे हमने इस बातचीत को तुम्हारे लिए शुरू कर दिया है। शाह सुलेमान: अरे भाई गिद्ध, जरा मेरी बात तो सुनो। गिद्ध उड़ते उड़ते: कहिए मगर जरा जल्दी से। शाह सुलेमान और गिद्ध, इस तरीके से इस बातचीत को आपने अपने दिमाग से सोचकर पूरा करना है। तुम अपने दोस्तों के साथ बातचीत को कक्षा में नाटक के रूप में प्रस्तुत कर सकते हो। प्यारे बच्चों, ये तो बड़ा ही मजेदार प्रश्न है। इसमें आपने शाह सुलेमान और गिद्ध के बारे में जो बातचीत है वो अपने मन से सोचकर लिखनी है, और देखते हैं आप कितने अच्छे तरीके से इस बातचीत को पूरा कर सकते हैं। एक नमूना आपके सामने दिया गया है, आप इस बातचीत को पढ़ सकते हैं और अपने मन से सोचकर अपनी नई बातचीत, अपने नए संवाद को लिख सकते हैं। आइए आगे की बातचीत को देखते हैं। शाह सुलेमान: मुझे गर्मी लग रही है, तुम अपने पंखों से मेरे सिर पर छाया कर दो। गिद्ध: हम तो इतने छोटे हैं, हम छाया कैसे कर सकते हैं। गिद्ध उड़ते हुए आगे चले जाते हैं। हुदहुद का मुखिया उड़ता हुआ आता है। शाह सुलेमान: अरे भाई हुदहुद, जरा इधर तो आओ। मुखिया हुदहुद उड़ता हुआ पास आकर: कहिए महाराज, क्या बात है। शाह सुलेमान:
इस समय मैं तपती धूप से परेशान हो गया हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मुखिया हुदहुद, कुछ उपाय करता हूँ, आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए। थोड़ी देर में बहुत सारे हुदहुद आकाश में उड़ते हुए आते हैं और बादशाह सुलेमान के सिर पर छाया कर देते हैं। शाह सुलेमान खुश होकर, वाह, तुम सबने तो कमाल कर दिया। मुखिया हुदहुद, ये तो हमारा फर्ज था। शाह सुलेमान, तुम सब कितने अच्छे हो। मैंने तो गिद्धों से भी मदद मांगी थी, उनके पंख भी बड़े बड़े थे, वे चाहते तो मेरी मदद कर सकते थे, पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की। दूसरा हुदहुद, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, किसी की मदद करने में तो हमें खुशी होनी चाहिए। शाह सुलेमान मुस्कुराते हुए, तुम गिद्धों से छोटे हो पर उनसे अधिक चतुर हो। तुम सबने मिलकर मेरी सहायता की है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? मुखिया, महाराज, मैं अपनी सभी साथियों से सलाह करने के बाद ही अपनी इच्छा बताऊंगा। शाह सुलेमान, ठीक है। मुखिया हुदहुद अपने साथ कुछ बातें करता है। शाह सुलेमान, सलाह हो गई, वरदान मांग लो। मुखिया, महाराज, आज से हमारे सिर पर सोने की कलगी निकल आए। शाह सुलेमान हंसकर, मुखिया, इसका फल क्या होगा, ये तुमने सोच लिया है? मुखिया, हाँ महाराज, खूब विचार करके ये वर मांगा है। शाह सुलेमान, ठीक है, ऐसा ही हो। सभी हुदहुद के सिर पर सोने की कलगी निकल आती है, सभी खुश होकर चले जाते हैं। कुछ दिन बाद महाराज के दरबार में हुदहुदों का मुखिया पहुंचता है। मुखिया घबराया हुआ, महाराज, हमारी रक्षा कीजिए। शाह सुलेमान, क्यों, क्या हुआ? मुखिया, महाराज, वरदान वापस ले लीजिए। जब से हमारे सिर पर सोने की कलगी निकल आई है, तब से लोग हमें ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं। शाह सुलेमान, मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी। खैर, जाओ, आज से तुम्हारे सिर का ताज सोने का नहीं बल्कि सुंदर परों का हुआ करेगा। मुखिया बहुत खुश होकर, महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरीके से हमारी बातचीत पूरी हो जाती है। और ये पूरी बातचीत प्यारे बच्चों आपने अपने पाठ में भी पढ़ी है, आप अपनी किताब से भी इस बातचीत को पढ़ सकते हैं और अपने हिसाब से इस बातचीत को थोड़े और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है रंगारंग। हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। हुदहुद का रंग चटकीला बताया गया है। रंग कैसे हैं ये बताने के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे फीके रंग, चटकीले रंग आदि। बताओ कि ऐसे रंग किन किन चीज़ों के होते हैं। प्यारे बच्चों, आपको एक तालिका बनानी है। एक तरफ आपको रंग का नाम दिया गया है, इस रंग की चीज़ों के नाम आपको बताने हैं, जैसे कि गहरा रंग किसका होता है और उस रंग की कौन सी वस्तु हो सकती है। इस तरीके से इस पूरी तालिका को आपने पूरा करना है। आप इस तालिका को इस प्रकार से पूरा कर सकते हैं। रंग का नाम गहरा, यानी गहरे रंग की क्या क्या वस्तुएं हो सकती हैं। पत्तियों का रंग गहरा हरा होता है, बालों का रंग गहरा काला होता है, कौवे का रंग भी गहरा काला होता है, भालू का रंग भी गहरा होता है, और भी अनेक प्रकार की चीज़ों के नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं जिनका रंग क्या होता है, गहरा होता है। दूसरा है फीका। फीका आसमान का रंग होता है, फीका नीला होता है। मिट्टी का रंग फीका भूरा होता है, हाथी का रंग भी फीका होता है, ऊंट का रंग भी फीका होता है। भड़कीला, तोता हरे रंग का भड़कीला रंग होता है, मोर का रंग भी भड़कीला नीला होता है। पलाश के फूल, पलाश के फूलों का रंग भी भड़कीला होता है। सुनहरा रंग, सोने से बनी हुई वस्तुओं का रंग सुनहरा होता है। गेहूं की बालियों का रंग भी सुनहरा होता है। इस तरीके से आप इस तालिका को पूरा कर सकते हैं। आइए ख भाग को देखते हैं। यूनी ने आसमानी रंग की कमीज पहनी है। आसमानी रंग का नाम कैसे बना होगा, सोचो। ऐसे ही कुछ और रंगों के नाम लिखो जो किसी चीज के नाम पर पड़े हैं। अब आसमानी रंग, आसमान को देखकर किसी ने कहा होगा। इसी तरीके से कुछ और रंगों के नाम आपको लिखने हैं और सोचना है क्या वो किसी चीज के नाम के ऊपर पड़े हैं, तो इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि फल के नाम, सब्जियों के नाम, पत्तों के नाम से बहुत सारे रंग हम देख सकते हैं। जैसे कि बादामी रंग बादाम के नाम से पड़ा होगा, मेहंदी रंग मेहंदी के पत्तों के नाम से पड़ा होगा, स्लेटी रंग स्लेट के पत्थर के नाम से पड़ा होगा।
बैंगनी रंग बैंगन से पड़ा होगा, सुनहरा रंग सोने से पड़ा होगा, रुपहला रंग चांदी के नाम से रखा गया होगा, नारंगी रंग संतरा या नारंगी के नाम से पड़ा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। शब्द एक अर्थ अनेक। शाह की भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई, मुझे मेरी बहन ने एक बहुत सुंदर भेंट दी। प्यारे बच्चों, इन दो वाक्यों में एक ही शब्द है भेंट, और भेंट का अर्थ क्या है? दो। ऊपर वाले वाक्य में भेंट का मतलब मुलाकात से है। शाह की भेंट यानी मुलाकात हुदहुदों के मुखिया से हुई। नीचे वाले वाक्य में भेंट का अर्थ क्या है? उपहार। मुझे मेरी बहन ने एक बहुत सुंदर भेंट दी यानी उपहार दिया, तोहफा दिया। तुम भी कोई ऐसे 4 शब्द सोचो जिनके 2 मतलब निकलते हों, उनका वाक्यों में भी प्रयोग करना है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप कुछ ऐसे ही शब्द देख सकते हैं। सबसे पहला शब्द है पत्र। कल मैंने अपने मित्र को एक पत्र लिखा। पत्र यानी चिट्ठी लिखना। दूसरा जो पत्र होता है उसका अर्थ होता है पत्ता। पूजा पाठ में आम्र पत्र का इस्तेमाल होता है। आम्र पत्र यानी कि आम का पत्ता। तो एक ही शब्द है पत्र, लेकिन उसके अर्थ क्या हैं? 2 हैं। दूसरा हमारा शब्द है पर। पर यानी पंख। पक्षियों के पर होते हैं। और दूसरा जो पर होता है उसका मतलब होता है किंतु। वह आया पर बोला कुछ नहीं। इस तरीके से पर हमारा एक ही शब्द है, लेकिन उसके अर्थ क्या हैं? 2 हैं। आगे हमारा शब्द है जल। मुझे 1 गिलास जल चाहिए। जल यानी पानी। देखो कहीं हाथ न जल जाए। और जल यानी कि जलना, आग से जलना। तो जल हमारा एक ही शब्द है, लेकिन उसके अर्थ कितने हैं? 2 हैं। आगे है हमारा फल। सेब एक बहुत पौष्टिक फल है। फल यानी जो खाने का है, वो हमारा क्या है? फल। बुरे काम का फल बुरा होता है। यहाँ पर जो फल है वो खाने वाला फल नहीं है, बल्कि फल का अर्थ क्या होता है? परिणाम, नतीजा। अगर हम बुरे काम करेंगे तो उसका परिणाम, उसका फल भी हमें क्या मिलेगा? बुरा मिलेगा। इस तरीके से शब्द हमारे एक ही हैं, लेकिन उनके अर्थ क्या हैं? अलग अलग हैं। आप यहाँ अनेक और शब्द भी ढूंढकर लिख सकते हैं और उनका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, जिनके अर्थ तो अलग अलग हों, लेकिन वो देखने में बिल्कुल एक जैसे हों। और ये हमारे पाठ का अंतिम प्रश्न है। नाम। हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। हुदहुद और पक्षी दोनों को ही हम संज्ञा कहते हैं। हुदहुद यानी किसी का नाम है और पक्षी भी नाम है, तो नाम वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। अब नीचे दी गई तालिका को आगे बढ़ाओ। हुदहुद पक्षी का नाम है। भारत किसका नाम है? देश का नाम है। अनार, अनार किसका नाम है? फल का नाम है। ऐसे ही इस तालिका को आपने आगे भी पूरा करना है। आगे हम लिख सकते हैं गंगा नदी का नाम है। हिमालय पहाड़ या पर्वत का नाम है। दैनिक जागरण अखबार का नाम है। महाभारत किताब का नाम है। रविवार दिन का नाम है। और इसी तरीके से इस तालिका को आप अपने हिसाब से और भी आगे लिख सकते हैं, इसको पूरा कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज की इस वीडियो में हमने हुदहुद पाठ के सभी अभ्यास के प्रश्न उत्तर के ऊपर चर्चा की है। आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। आप इन सभी प्रश्नों को समझ के अपनी हिंदी की कॉपी में हल कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर के साथ। हमारा अंतिम पाठ जो कि है मुफ्त ही मुफ्त, जिसको हम पढ़ चुके हैं, उसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर पढ़ते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।